तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान की घोषणा कर दी है। लोक भाषाओं में जो भी साहित्य की रचना करेगा उन तमाम लेखकों को अब हर वर्ष सम्मानित किया जाएगा। तो लोक भाषाओं के लेखकों को हर साल सम्मान मिलेगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है। आपको बताएं कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान की घोषणा की गई है। लोक भाषाओं के लेखकों को हर साल सम्मान दिया जाएगा। लोक भाषाओं में जो साहित्यकार रचना करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको सम्मानित किया जाएगा और नए लेखकों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर कोई नया लेखक है तो उसको भी प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको भी सम्मान दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब हर वर्ष लेखकों को सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान की घोषणा की गई है। अब आइए आपको सीधे देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी, हमारे देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल राणा जी और जिन्होंने आज दीदी जैन का स्कूल को उत्तराखंड के अंदर खुलवाने का काम किया है। आदरणीय कुलानंद नौटियाल जी, यमुनोत्री क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री संजय डोभाल जी और गोयनका ग्रुप के एमडी श्री निपुण गोयनका जी, श्री जी सतलाल जी, प्रधानाचार्य जी गोयनका स्कूल श्री राकेश नौटियाल जी, चेयरमैन श्री डॉक्टर जीएन नौटियाल जी एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे आए सभी अतिथिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी अभिभावकगण, आदरणीय शिक्षकगण, सभी महानुभाव, देवियों एवं सज्जनों, सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आज
जीडी गोयनका स्कूल के शुभारंभ अवसर पर आप सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे पहले तो आज देवभूमि की पावन धरा पर जीडी गोयनका स्कूल के उद्घाटन अवसर पर निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि यह संस्थान भविष्य में हमारे यहाँ छात्र छात्राओं के भविष्य का निर्माण करेगा, वहीं भविष्य में सफलता के नए आयामों को भी स्थापित करने का काम करेगा। देश के शिक्षा के क्षेत्र में जैसा अभी बताया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल समूह के विद्यालयों से हमारे प्रदेश की राजधानी देहरादून को जोड़ने के लिए मैं आज श्री कुलानंद नौटियाल जी को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और एक सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मेरी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, मैंने एक सामान्य से सामान्य जीवन जीवा उन्होंने, और एक सैनिक के रूप में देश की सेवा की, फिर सेवानिवृत्ति के बाद बच्चों को शिक्षा प्रदान कर उनके भविष्य को संवारने का काम भी किया। बड़े बेटे राकेश सतलाल जी के बारे में अभी आप बता रहे थे कि राजाराम मोहन राय में आपकी पढ़ाई हुई, बाकी सभी बच्चों का लालन पालन बहुत उत्कृष्ट तरीके से आपने किया। मैं आपके कठिन परिश्रम और संघर्षों से भरे जीवन और पुरुषार्थ ये कहीं न कहीं ये सभी के लिए प्रेरणादायी है, और कहीं न कहीं ये पाठने का काम करता है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में परिश्रम से, मेहनत से, संकल्प से असाधारण स्थितियों में, साधारण स्थितियों में पैदा होकर असाधारण को प्राप्त कर सकता है। यानी कि धरती से अंबर को पहुंचा जा सकता है, रेत से तेल निकाला जा सकता है। ये अगर किसी को देखकर सीखना हो तो उसके लिए निश्चित रूप से कुलानंद नौटियाल जी सबके लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इतने साल तक यहाँ पर सेवा करी, मार्बल का काम किया, लेकिन कभी एक दिन थाना में गया, एक दिन कचहरी में गया, एक दिन किसी विवाद में नहीं गया। परिश्रम से और भगवान की कृपा से, सबके सहयोग से आज उनके जीवन का एक बड़ा स्वप्न था कि मैं पढ़ नहीं पाया था, और मैं आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले भविष्य को पढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल दूँ, तो उन्होंने एक अच्छा स्कूल यहाँ पर देने का काम किया है। मैं अपने विद्यार्थियों के बीच में, अपने अभिभावकों के बीच में आकर इस गरिमामय उद्घाटन समारोह में आकर अभिभूत हूँ। और क्योंकि आज बहुत व्यस्तता के कार्यक्रम थे, आज मुझे पहले से ही कहीं बाहर भी रहना था, लेकिन नौटियाल जी का जो आत्मीय स्नेह है, और इस जो आम चुनाव से पहले वो एक बार मुझे मिले और उन्होंने मेरे कान में कुछ शब्द कहे, और जब मुझे अपना ये सूचना देने के लिए मेरे पास आए कि बोले कि इस स्कूल का मैंने बड़े मेहनत से और 20 सालों से एक जमीन का टुकड़ा जोड़कर जो है स्कूल को बनाया है, स्कूल के लिए जमीन एकत्रित की है, स्कूल का निर्माण किया है, आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा कि एक तो इतना पावन कार्य आपने किया है, दूसरा इतना परिश्रम और मेहनत से किया है, जो सबको कहीं न कहीं प्रेरणा देगा। मैं अवश्य ही स्कूल के कार्यक्रम में आया और मैं आऊँगा, मैंने कभी कहा था, यहाँ आकर मैं अभिभूत हूँ, और किसी भी विद्यालय के कार्यक्रम में मैं जाता हूँ। बीजेपी आज अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रदेश भर में धूमधाम से पार्टी के स्थापना दिवस को मनाया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां सीएम धामी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत कर पार्टी मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। वहीं कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की गई। साथ ही पार्टी मुख्यालय में वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के संबोधन को भी सुना। वहीं सीएम धामी ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को पार्टी के स्थापना दिवस और हनुमान जयंती की हार्दिक बधाई दी और शुभकामना दी है।
साथ ही अब उन्होंने अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को नमन भी किया है, जिसकी बदौलत आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी सभी प्रदेशवासियों को पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि पार्टी का लक्ष्य है कि समाज के हर वर्ग को पार्टी से जोड़ा जाए। इसको लेकर पार्टी काम कर रही है। आज हमारी पार्टी के 44 स्थापना दिवस पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा प्रत्येक देश के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। हमारे उत्तराखंड में भी हमने सभी जिला केंद्रों पर, मंडल स्थलों पर और बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री के उद्बोधन को कार्यकर्ताओं को सुनाने का हमने पूरा कार्यक्रम उससे तय किया था। और मुझे बताते खुशी है, अभी तक की जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है, लगभग 90% बूथों पर हमारे कार्यक्रम आज हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का आज का उद्बोधन आगामी दिनों के अंदर कार्यकर्ता का उत्साह अर्जित करेगा और जिस उद्देश्य के साथ राष्ट्र को परम वैभव पर, राष्ट्र विश्वगुरु बनाने के शिखर पर पहुंचाने में कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने आज मंत्र दिया है, उस मंत्र को हम लोग नीचे तक ले जाएंगे। और क्योंकि जनता का दिल जीतना है, जनता का दिल जीतने का जो भाव उनके द्वारा निकल रहा है, वो एक प्रेरणा का स्रोत हम सबके लिए है। और मैं कह सकता हूँ आगामी दिनों में पार्टी उन सब उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ेगी। देखिए, जब राज्य नहीं बना था तो उस समय राज्य के अंदर बहुत सारी जो विकास के काम थे, चाहे वो सड़कों के हों, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के हों, चाहे अनेकों काम हों, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही बने हैं। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद आज 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे आज एम्स का निर्माण हो, दूसरा एम्स बनना हो, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन हो, ऐसे अनेकों काम, देहरादून का एयरपोर्ट बड़ा बनना हो, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान पर काम हो, हेमकुंड साहब रोपवे जाना हो, केदारनाथ रोपवे जाना हो, अनेकों कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो सारे के सारे प्रस्तावित हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में अभूतपूर्व का और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ पवन दीक्षित देहरादून से इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो पवन, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और क्या आगामी चुनावों के संदर्भ में भी तमाम समीकरणों का ऐलान यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं आज? बिल्कुल आलोक, क्योंकि आज उत्साह का मौसम है, उत्साह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। 43वां स्थापना दिवस है। आज से 44वें वर्ष में बीजेपी प्रवेश कर रही है और ऐसे में पूरे देश भर के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने वर्चुअली जो उनका वर्चुअली संबोधन था, जो देश की जो जनता है, देश के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित किया। साथ ही साथ उन्होंने चुनावी एजेंडे को लेकर के भी उनके जो संबोधन था उसमें उसकी झलक भी दिखाई दी। वहीं बीजेपी अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी आज एक कार्यक्रम मनाए गए हैं और जिसमें मुख्य कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ, जिसमें जहां एक और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी की रीति नीति और बीजेपी के संघर्ष के दिनों को याद किया, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस मौके पर जहां एक और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उसके साथ ही प्रधानमंत्री के संबोधन के जो कुछ अंश थे उसके बारे में भी उन्होंने बखान किया और ये सभी से आग्रह किया कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के कार्य करें, उत्साह के साथ कार्य करें, प्रधानमंत्री के जो संबोधन है उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें और आगामी चुनाव में, चाहे वो निकाय के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, इसमें और ज्यादा जो मतांतरण है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। इस पर मुख्य तौर पर फोकस किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। और आज जो कार्यक्रम है वो सभी बूथ स्तर के पर ये सब एलईडी लगा करके, एक पूरा प्रोजेक्टर लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना गया और उसके साथ ही जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको सुना गया। सभी कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये जानकारी देते हुए बताया, ये पूरे प्रदेश भर के सभी बूथ स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुना है
उनका अनुसरण किया है। लगभग 98% जो बूथ है उन पर ये कार्यक्रम किए गए। बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर है जो अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बता देते हैं। भाई आपको देहरादून से एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर चार धाम यात्रा की तैयारी और भी तेज हो गई है और केदारनाथ के लिए 8 अप्रैल से हेलीकॉप्टर की सर्विस की बुकिंग शुरू हो गई है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर हेलीकॉप्टर की बुकिंग की जा सकेगी और तीर्थयात्रियों का दुर्घटना बीमा भी कराया जाएगा। आईआरसीटीसी के माध्यम से 90% टिकटों की बुकिंग ऑफलाइन माध्यम से होगी और इमरजेंसी कोटे की बुकिंग 10% टिकटों की बुकिंग ऑफलाइन की जाएगी। तो ऑफलाइन माध्यम से इमरजेंसी कोटे की बुकिंग होने वाली है और 10% टिकटों की बुकिंग ऑफलाइन की जाएगी। तो चार धाम यात्रा की तैयारियां बहुत ही तेज हो गई हैं और केदारनाथ के लिए 8 अप्रैल से हेलीकॉप्टर की सर्विस की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू होगी और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता पवन लगातार जुड़े हुए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे केदारनाथ धाम की तैयारियां कहां तक पहुंची है और हेलीकॉप्टर सुविधा का लाभ उठाने के लिए कब से बुकिंग प्रारंभ हो रही है? बिल्कुल आलोक, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहतर करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हो, सभी अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं, तैयारियों में जुटे हुए हैं। पिछले वर्ष के जो अनुभव है उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। जो दिक्कतें आई हैं उनको दूर किया जा रहा है, चाहे वो हेल्थ पोस्ट को लेकर के हो, चाहे वो हेली सेवा को लेकर के हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर के हो, चाहे वो ग्रीन कार्ड को लेकर के हो, चाहे वो परिवहन व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करने की बात हो या फिर पार्किंग व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने का हो। इन तमाम विषयों पर लगातार इस संबंध में बैठकें हो रही हैं। मुख्यमंत्री लगातार निगरानी कर रहे हैं। वहां पर यात्रा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। संभावनाएं ये है कि इस बार सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री जो श्रद्धालु हैं चार धाम में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जब से जो ऑनलाइन बुकिंग की जो सुविधा जो बुकिंग काउंटर खोले गए हैं, बुकिंग जो शुरू की गई है, तब से अब तक लगभग 6.5 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण किया है यात्रा में आने के लिए। अब हेली सेवा के लिए 8 तारीख से ये हेली सेवा की बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी, जिसमें जहां एक और 90% जो है ये ऑनलाइन बुकिंग रहेगी, वहीं 10% जो है ऑफलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था रखी गई है, ताकि जो लोगों को दिक्कत ना हो। जो लोग ऑनलाइन सेवा का लाभ नहीं उठा सकते हैं या जो लोग ऑनलाइन व्यवस्था के पक्षधर नहीं है, वो लोग इसके लिए अपना जो है ऑफलाइन भी करा सकते हैं। तो अब चार धाम, क्योंकि 22 तारीख से चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं वो सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पर्याप्त जानकारी देने के लिए पवन। उत्तराखंड सरकार 11 अप्रैल को बड़े स्तर पर प्रदेश भर में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने वाली है। कार्यक्रम में बच्चों को निःशुल्क किताबें वितरित करने के साथ ही सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि स्कूल चलो कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश भर के स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान बच्चों को निःशुल्क किताबें वितरित करने के साथ ही इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी स्कूलों से संबंधित 4 लाख से ज्यादा बच्चों को भी किताबें वितरित की जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बार स्कूल चलो अभियान हमारा 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है और पूरे प्रदेश में 11 अप्रैल को एक बहुत बड़े कार्यक्रम सभी स्कूलों में हम आयोजित कर रहे हैं। पहली बार राज्य सरकार ने जो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे उनको तो हम किताबें फ्री देते थे। इस बार जितने एडिट स्कूल हैं उनके भी लगभग 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को इस बार किताबें हम फ्री दे रहे हैं और किताब देने का अभियान भी हम उसका टेंडर हो गया है, एमओयू हो गए हैं और बहुत जल्दी जो है स्कूलों में किताबें पहुंच जाएंगी और बच्चों को सभी स्कूलों में निःशुल्क किताबें इस बार दी जाएंगी। इस बार चूँकि 4 लाख बच्चों को अतिरिक्त किताबें देने थे, इसलिए जैसे बजट सत्र से बजट पास हुआ है वैसे हम लोगों ने उसका एमओयू कर लिया है और अब स्कूलों में 4-5 दिन से किताबें मिलना शुरू हो जाएंगी
और पहली प्रदेश सरकार है यहाँ उत्तराखंड की जो कि एडेड स्कूलों को भी निःशुल्क किताबें देने का। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र पेटवाल यहां पर जुड़े हुए हैं। तो जितेंद्र, जिस तरह से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत होने वाली है, कितना ज्यादा शिक्षा विभाग इससे समृद्ध होगा, बच्चों को कितना लाभ मिलेगा? आलोक, देखिए, उत्तराखंड के जो सरकारी स्कूल थे वो बड़ी बदहाल स्थिति में चल रहे थे और लोगों का जो रुझान था वो धीरे धीरे सरकारी स्कूलों के प्रति कम हो रहा था। तो सरकार का भी ये चिंता का विषय था कि इतनी भारी भरकम तनख्वाह पर अगर शिक्षक वहाँ रखे हुए हैं और विद्यालयों में शिक्षक ज्यादा और बच्चे कम हैं, कई विद्यालयों की ऐसी स्थितियां आ गई थी, कई विद्यालयों को बंद भी करना पड़ा। तो ऐसे में ये सरकार ने एक नई शुरुआत की है कि जो भी बच्चे अब सरकारी विद्यालयों में अपना दाखिला लेना चाहते हैं उनको सरकार की तरफ से निःशुल्क जो किताबें हैं वो दी जाएंगी और एक तरह से उनकी जो पढ़ाई लिखाई का जिम्मा है वो सरकार के पास रहेगा। तो अब ये माना जा रहा है कि अगर जिनकी स्थितियां ऐसी है नहीं, जो अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला नहीं करा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं, कम से कम वो बच्चे तो सरकारी स्कूलों में आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ सरकारी स्कूलों में किताबों से बच्चे आकर्षित नहीं हो पाएंगे, वहाँ वो वातावरण भी बनाना पड़ेगा कि जो प्राइवेट स्कूलों में मिलता है। तो बहुत सारे परिवर्तन करने की गुंजाइश अभी भी बाकी है, लेकिन सरकार ने शुरुआत भर अगर ये किया और सोचा है तो जरूर इसके परिणाम भी अच्छे होंगे और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार लोगों का रुझान थोड़ा सा सरकारी स्कूलों के प्रति बनेगा और अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराएंगे। बिल्कुल जितेंद्र, और आपको याद होगा कि जिस तरह से रुझान बढ़ाने के लिए ही मिड डे मील योजना का प्रारंभ किया गया था ताकि बच्चों को कम से कम एक मीटिंग का भोजन विद्यालय में प्राप्त हो। इससे जो इनरोलमेंट की संख्या थी या दर थी वो काफी ज्यादा बढ़ी थी। तो क्या इस तरह की और कुछ योजनाएं सरकार ला सकती है? जाहिर सी बात है कि कई योजनाएं ऐसी होती हैं जो केंद्र पोषित होती हैं और केंद्र का जो बजट होता है उसके अनुरूप जो है विद्यालयों की रूपरेखा तय करनी होती हैं। तो कई मदों में पैसा केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दिया जाता है, वो पैसा भी खर्च नहीं हो पाता है। कई तरह की दिक्कत और परेशानियां आती हैं क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बड़ी भिन्न हैं और ऐसी स्थिति में अगर मिड डे मील की हम बात करें उसके जो मानक हैं उन मानकों के अनुरूप भी अगर विद्यालयी व्यवस्था चाहे तो नहीं कर सकती है कि कहीं बहुत दूर दूर तक घोड़े खच्चरों के माध्यम से वो राशन पहुंचाना पड़ता है। बहुत सारी विकट भौगोलिक परिस्थितियां हैं तो कई परेशानियां होती हैं। तो ऐसे ही जैसे मिड डे मील की योजना सरकार ने लागू की थी और कुछ हद तक वो सफल भी कारगर हुई। तो अगर ये योजना भी सरकार लाई है या भविष्य में कोई और ऐसी योजनाएं सरकार लाती है जिनसे बच्चे सरकारी स्कूलों के प्रति अपना रुझान रखें, अभिभावक वहाँ अपने बच्चों का दाखिला कराएं, तो सरकारी स्कूलों की जो स्थितियां हैं वो बेहतर हो सकती हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे जरूरी जो है वो वातावरण शिक्षा का देना पड़ेगा जो प्राइवेट स्कूलों में है। व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना ही एकमात्र इसमें नहीं रह जाता है, कई शिक्षा की जो स्थिति है उसको भी सुधारने की जरूरत है। ठीक है, मतलब तमाम मानकों को और भी बेहतर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए जितेंद्र और ये पर्याप्त जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। पंजाब बदल रहा है, नई रफ्तार से चल रहा है। खेतों